ओके, हाइड्रोजन He+Li2+, ये तीन हमारे सामने केसेस हैं। इन तीन केसेस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इसमें कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगे। तो यार डेफिनेटली यहाँ पे जो बड़ा टास्क आता है वो ये आता है, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो सेम वैल्यू हो, यार उन ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लेते हैं। सिक्स से फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगे, N2 minus N1, N2 minus N1 plus 1 by 2, so 6 5 30 by 2 15 यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली काउंट करने जाएंगे तो कितने होंगे, 4 3 12 by 2, 4 into 3 by 2 6, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इस 1 plus 6 plus 15 में हमें जो कॉमन केसेस है वो एलिमिनेट करने हैं। क्या हमें इतना समझ में आता है फॉर्मूला कैसे लगाया गया है, N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 by 2। Clear? Is that okay? Yes sir. चलो अब हम आते हैं कॉमन उस कैलकुलेशन पर। इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है, हाइड्रोजन का 13.6, 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर minus 1 by 2 स्क्वायर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल 13.6 z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर minus 1 by n2 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या यहां पर वो एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा, देखो 13.6 z स्क्वायर which is 2 स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर minus 1 by n2 स्क्वायर, यहां पर थर्ड केस में 13.6 into 3 स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर minus 1 by n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 n2 फिक्स है, यहाँ पे n1 n2 वेरी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर 13.6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 स्क्वायर को अंदर लेके चले जाओ, 2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 13.6 z स्क्वायर 1 by n1 by 2 स्क्वायर minus 1 by n2 by 2 स्क्वायर। इतना समझ में आता है हमें, 2 स्क्वायर को अंदर ले गए, 2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, उसको फर्दर n1 by 2 कर दिया हमने, तो ये दोनों एक ही हैं। n1 by 2 को इससे कंपेयर करो 1 से, n2 by 2 को कंपेयर करो 2 से, तो n1 आएगा 2, n2 आएगा 4, सो 4 to 2 ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन सेम होगा, सेम एनर्जी होगी, सेम स्पेक्ट्रल लाइन होगी। एक कॉमन आ गया है, हमारे पास टोटल थे 15 plus 16 plus 1, एक माइनस कर दिया, कौन सा माइनस किया, 4 to 2 2 to 1 इज कॉमन। इज दैट ओके, D5। अब आते हैं हम इस पर, थर्ड केस पर, जैसा इसको मॉडिफाई किया है 3 स्क्वायर को भी अंदर ले जाते हैं, 13.6 1/n1 by 3 स्क्वायर minus 1 by n2 by 3 स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n1 आएगा 3 और n2 आएगा 6, क्या 6 to 3 एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, यस, यहाँ पे 6 to 3 एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। n1 का वैल्यू तुम यहाँ पे ले लो 3, n2 का ले लो 6, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो 2 to 1 4 to 2 6 to 3 दे आर सेम ट्रांजिशन, एक और माइनस कर दिया। क्लियर? तो इससे इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों में कोई कॉमन आता है क्या, देखो इन दोनों में कॉमन के लिए n1 इनके कुछ कॉम्बिनेशन को हमें चेक करना होगा। 13.6 कैंसिल हो गया, क्लियर? अब 13.6 यदि कैंसिल हो गया तो क्या यहाँ पर इन दोनों के n1 के कोई कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जो कॉमन रहेगा, वो हमें चेक करना होगा। क्लियर? सो n1 एक वैल्यू तो हम ले चुके हैं, n1 को हम ले चुके हैं यहाँ पे 4 to 2, इसका 6 to 3 से मैच कर रहा है। क्लियर? अब n2 का पॉसिबल, n1 का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 1 ले लो, 1 2 4 चेक कर लो, यहाँ पे 1 रखो 4 रखो और n1 n2 कैलकुलेट करके देखो क्या कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मतलब हमें जस्ट बचे हुए 4 to 3 3 to 2 2 to 1 4 to 2 इतने कॉम्बिनेशन और चेक करने हैं, क्या 4 to 3 3 to 2 2 to 1,
तो एक बार इसको 4 और 3 रखो, n1 n2 चेक कर लो होल नंबर आ रहा है, जो क्या इनमें से कुछ पॉसिबल आ रहा है, 2 to 1 रखो और फिर चेक करो। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट में, जल्दी से क्रॉस चेक, तब एक रफ आइडिया तुम्हें बेसिक पता लग जाएगा कुछ मैच कर रहा है। कुछ आ रहा हो तो बताओ। सर यस सर जो सेकंड है उसमें 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर है, फिर उसमें जो सेकंड में उसको डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है ब्रैकेट में? ये 2 यहाँ पे था, उसको यहाँ लेके आ गए, ये 3 यहाँ पे था, उसको यहाँ लेके आ गए। थैंक यू सर। क्या इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है, या तुम्हें जस्ट ये n1 n2 जो भी पॉसिबल है वो रख कर देखना है क्या इसके n1 n2 पे कुछ मैच हो रहा है, क्या हो रहा है तो माइनस करना है, और नहीं हो रहा होगा तो खत्म, यही पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। If you put n1 in this case, lower orbit is let's say 1 and n2 is 3, तो यहाँ पे 1 रखोगे ये 3 आएगा, 3/2 आएगा, फ्रैक्शनल आ रहा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब तुम रख दो n2 को 2/2 तो ये 3 आएगा, चलो एक 2 हो गया, फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा 3, 4 to 2 तो क्रॉस चेक कर चुके, तो ये 3/2 3 9/2 मैच नहीं करेगा, तो एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो मैच करेगा। ठीक है, इनके n1 n2 दूसरे वैल्यू लेने पे फ्रैक्शनल आ रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो आंसर इतना ही हो जाएगा 20, 2 स्पेक्ट्रल लाइन माइनस होंगी बस। चले हम आगे। सर यस सर मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे मेथड से सॉल्व किया, मतलब सर जो सबसे पहले इसमें हमने किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लिए सबके, फिर आंसर वो है, आंसर आया यस नहीं आया? यस सर तो 20। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे कुछ एक और बच्चे ने कौशल ने भी शायद भेजा है चैट बॉक्स में, उसने भी अलग मेथड से भेज रखा है। ये जो मैंने वे बताया है, दिस इज द इजीएस्ट वे एंड द लॉजिकल वे। इसमें ये होगा, ये तो 3 केस और भी केस होंगे ना, तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जो यस ये तरीका बताया, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, मैं पूरा एक एक लाइन ड्रॉ करके क्रॉस चेक करूँ, एनर्जी कैलकुलेट करके करूँ, बट ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन D2। D2 है, what electron transition in the He plus spectrum would have the same wavelength as the first Lyman transition of hydrogen? इसका आंसर तो यही हो गया जो इस क्वेश्चन का था, 2 to 1 first line of Lyman is equal to 4 to 2 second line of Balmer। D2 का आंसर D5 में ही था, सो इसके फर्स्ट लाइन का एनर्जी और इसके सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज का एनर्जी सेम है, 4 to 2 ट्रांजिशन इज इक्विवेलेंट टू 2 to 1। यस सर। Yes, sir. चलो पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 पे चले हम। पार्ट 2 डाउट्स, you can type doubts of part 2 in chat box। पार्ट 2 D4,
total number of lines in Lyman series of hydrogen spectrum will be, n is number of orbit, n minus 1. Answer will be n minus 1, D4. देखो इसका था D4 आगे का, थ्री फोर. N is always represent outermost shell. N क्या represent करेगा? Outermost shell. Let's say outermost shell is 4. अब इस fourth shell से we can have such kind of transition. एक ये वाला केस हो गया, एक ये केस हो गया, सेकंड केस ये हो गया, और कोई केस बच गया है, एक डायरेक्ट कर दो, एक केस ये हो गया. Yeah? Now you have to find out lines in the Lyman series. तो Lyman series में तो सिर्फ वही लाइन काउंट होगी जो डायरेक्ट फर्स्ट पे आ रही है. So 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1. If outermost shell is fourth shell, fourth orbit, so तीन lines होंगी जो Lyman series में आएंगी, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1. Is that okay, Arya? Answer is n minus 1. Yes, sir. D5. Suppose that a hypothetical atom gives a red, green, blue, violet color, which jump according to the figure would give of the red spectral. रेड कलर का जो एनर्जी होता है सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा. तो इसमें सबसे कम एनर्जी है जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, T2. D6 में मिनिमम पॉसिबल एनर्जी इज देयर फ्रॉम 3 to 2. Is that okay? D5. Number of visible lines when an electron returns from fifth orbit up to ground state. Visible मतलब यहाँ पे काउंट करना होगा हमें, सेकंड उसमें आना चाहिए. So 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2. D4, D5 both are similar question. Visible मतलब सेकंड ऑर्बिट पे आना चाहिए. 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2. 3 is the right answer. सर हाँ, सर लेकिन जब हम वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करेंगे तो वो 10 आता है ना सर उसमें तो D5 में. विजिबल में मतलब क्या होता है? यदि तुम्हें D4 समझ में आया तो D5 समझ में आएगा. मुझसे बोला है विजिबल मतलब जब सिर्फ सेकंड पे इलेक्ट्रॉन आए. तो 5 Yes. to 2, 4 to 2, 3 to 2, मुझे सारे 5 to 4 वाला थोड़ी काउंट करना है. यस सर. सर मतलब वो कंटिन्यूअस आ रहे, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था वो पीछे सर ब्लैक बोर्ड पे जैसे वो 4 से 3 पे आ रहा है, फिर 3 से 2 पे आ रहा है और 2 से 1 पे आ रहा है. तो वो डायरेक्टली हमने काउंट नहीं किया, डायरेक्टली 4 से 1 पे आए वो काउंट किया. हाँ, क्योंकि लाइमन बोला है तो मुझे कंपल्शन हो जाता है n1 will be 1. बालमन बोला है विजिबल बोला है तो कंपल्शन हो जाता है n1 will be 2. तो मुझे सिर्फ वही काउंट करना है जो डायरेक्टली 2 पे आ रहे हैं. यस सर. सर मतलब वो पाथ छोड़ छोड़ के वो पहले आते थे वो तो काउंट नहीं करना है ना. अरे क्वेश्चन कैसा, उस पर डिपेंड करेगा ना. अब वो तो मुझे बोला है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करो, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा. मुझे बोला है कि वही काउंट करना है जो सिर्फ लाइमन में, तो फिर लाइमन वाले काउंट करूंगा. लाइमन वाला वो होता है जो 1 पे आता है, मैं 4 को क्यों काउंट करूंगा लाइमन में? लाइमन तो ऐसे डिफाइन होगा ना जिससे सिर्फ 1 पे आ रहा है. यस सर. थैंक यू सर. ओके, चलो सेक्शन डी कंप्लीट हुआ. इसके अलावा एक्सरसाइज 2 से कोई होमवर्क नहीं था? No, sir. ठीक है, आगे कंटिन्यू सर. करें फिर हम. हाँ, सर वो D6 का क्या है? मिनिमम एनर्जी 2 to 1, 3 to 2. सर वो 3 to 2 कैसे होगा? 2 to 1 भी आ सकता है ना सर मिनिमम एनर्जी में. एनर्जी तो डायग्राम देखो एक बार. एनर्जी डायग्राम में सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पर है? यस सर. ओके,
हमने ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल लिखे हैं नहीं लिखे हैं? No, एनीवन प्लीज? No, sir. ठीक है, पहले हम ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं बोर्स मॉडल के, फिर आगे चलते हैं। सर बुकलेट में पेज कहीं कितना छोड़ना है उसके लिए? क्या बोल रहे हो? पेज कितना छोड़ना है उसके लिए? किसके लिए? ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। मैं नहीं समझा, मतलब वो लिखना है, पेज नहीं छोड़ना है, लिखा लो। सर हमें तो पर हमारा तो लास्ट वो अल्फा पार्टिकल वाला था टॉपिक। अरे तो तुम क्या कर रहे हो विवेक? मैंने स्टार्टिंग वहीं से तो किया था कि मैंने सारे लेक्चर नोट्स ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। अब लेक्चर नोट शेयर किए, उसमें कितने पेजेस से देख लो, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अब जो आज कर रहे हैं वो लिख लो पहले, तुम फर्स्ट उस पे भी लिख लोगे और फिर बाद वाला बाद में भी लिख लोगे, कितना फर्क पड़ना है। ओके सर। तो मतलब जो देख आज आप एग्जैक्टली नंबर ऑफ पेज तो क्या बताऊं मैं, बाकी मैंने शेयर ही कल, इसलिए मैंने कल रात को ही शेयर कर दिए थे, मुझे पता था ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। सर यस, सर आज आप जो सिखाओगे वो मतलब पहले लेक्चर से कनेक्टेड है क्या? बताता हूँ मैं, रुक जाओ। सिर्फ ये फेलियर और लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल है जो कनेक्टेड है, इसके बाद नया फ्रेश हेडिंग स्टार्ट होगा, और उस फ्रेश हेडिंग में आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होगा। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है, तुम एकदम से ये मत एज्यूम करो कि हाँ तुमने बीच में से अटेंड करो तुम्हें सब समझ में आएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं आएगा तुम्हें इस वीक में समझ में। 2 लेक्चर है मेरे इस वीक में, इस बैच में दोनों लेक्चर में शायद तुम्हें नहीं समझ में आए कुछ भी, बट अगेन तुम एक बार जब चालू कहीं से तुम्हें स्टार्ट करना है, बचा हुआ पार्ट तुम्हारा इवनिंग में 3 लेक्चर्स में, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले लूंगा, कुछ वीडियो लेक्चर्स है वहां से हो जाएगा क्लियर। बट हमें स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए 1 वीक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम आज मंडे, नेक्स्ट मंडे को तुम खुद फील कर लोगे कि हाँ अब हमारा कुछ भी, मेरे पार्ट में तो कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, क्लियर। यस सर। कुछ भी तुम्हारा छूटेगा नहीं, ये पक्का है। मतलब तुम्हें इंडिविजुअली किसी को कुछ ऐसा भी है ना कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, मैं जस्ट ड्रॉबैक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। Failure, limitation of Bohr's theory. First one, he could not explain the line spectra of atoms containing more than one electron. जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स मॉडल, which is one of the main drawback of Bohr's theory. He also could not explain the presence of doublet too closely spaced line. इसका डबलेट का मीनिंग ये है, बेसिकली एक ही शेल में मतलब शेल में कुछ सबशेल्स होती हैं, सबशेल में कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ शेल हैव सेम एनर्जी, बट ऐसा नहीं होता है। C point, he was unable to explain splitting of a spectral line in magnetic field, which is called Zeeman effect, and electric field, which is called Stark effect. C point काफी यूजफुल है, मतलब इसको एज अ पॉइंट ही याद रखना है हमें मेनली। तो ये क्या मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिकली सी पॉइंट ये बताता है एक शेल में हमारे पास डिफरेंट सबशेल्स हो सकती हैं व्हिच हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल all the electron in a shell in a orbit have same energy, but this is not true. In a given orbit we can have different orbitals, spdf orbitals, उनका एनर्जी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ये शो करता है
एक ही शेल में डिफरेंट सब शेल्स हैं विच हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। चाहो तो सी पॉइंट लिखने के ब्रैकेट में इतना लिख लेना, विच शोज प्रेजेंस ऑफ वेरियस सबशेल इन अ गिवन शेल। सी पॉइंट में इतना लिख सकते हो तुम, विच एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ वेरियस सबशेल इन अ गिवन शेल, जो नेक्स्ट मॉडल में काफी डिटेल में हम देखेंगे। नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर द प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई था उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, हमने सिर्फ यूज कर लिया था। He was unable to explain the de Broglie concept of dual nature of matter, that will be our next heading। तुम्हें E और F पॉइंट आज ही शायद हो जाएगा कवर नेक्स्ट हेडिंग में, तब तुम्हें पता लगेगा। couldn't explain the ability of atom to form molecule by chemical process। कॉपी कर लो, इसमें मेनली सी पॉइंट है, ई एफ तो काफी डिटेल में जाना ही है हमें। फर्स्ट पॉइंट से हमने बोर्स मॉडल स्टार्ट किया। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आपने क्या बोला ब्रैकेट में लिखने के लिए? सी पॉइंट के ब्रैकेट में लिखना है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ चलो बस, या चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ, चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ जो भी लिखना है। सर यस, सर जो बी पॉइंट है उसमें वर्ड है वो डाउलेट है क्या? बी पॉइंट में सर वो he डाउलेट वर्ड है also यार, could not डाउलेट। explain the presence of doublet। थैंक यू।
हो गया कॉपी? नो सर। अभी हो गया है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, देखो कुछ हमने बोर्स मॉडल देखा, बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स देखे। अब इसके बाद कुछ स्पेशली टू ड्रॉबैक्स इट कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें ये दोनों देखना है। अब यहाँ से अगेन न्यू हेडिंग है। आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा इनमें नहीं समझ में आया, मतलब थोड़ा बहुत रिलेट हो सकता है और जो भी रिलेटेड होगा वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ से तुम्हें सभी को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, थॉट प्रोसेसिंग कुछ ये था। हमने हमारे पास एक फोटोन था, लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशंस एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लाइट इज पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर, फोटोन नेचर। तो लाइट के ड्वेल नेचर होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक वो वेव के फॉर्म में मूव कर रही है, सेकंड it is absorbed or emitted in the form of packets or bundles called quanta। क्लियर? कितने बच्चों ने इसका वीडियो लेक्चर देखा था क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का? हैंड रेज करो जो नए बच्चे उनमें से। कितने बच्चों ने देखा था एक लेक्चर फर्स्ट वाला? ठीक है, चलो तो दो ही बच्चों ने देखा था। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। या और वो स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स पार्टिकल नेचर को शो करते हैं।
मैं कभी भी वेव को काउंट नहीं कर सकता हूँ, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, बट पार्टिकल्स को काउंट कर सकता हूँ। तो रेडिएशंस के ड्यूअल नेचर होते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। क्वेश्चन आता है सर हम कौन सा नेचर कब कंसीडर करें? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना ऑब्जर्वेशन, किस फिनोमिना को ऑब्जर्व करके हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग नेचर यूज हो सकते हैं। सिमिलरली डी ब्रोगली ने सोचा जब रेडिएशंस के दो नेचर होते हैं तो व्हाई वी कैन नॉट हैव ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के ड्यूअल नेचर क्यों नहीं हो सकते? ये एक पार्टिकल है, एक के पार्टिकल नेचर है, मैं इसको काउंट कर रहा हूं, इसका मास से कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्यों सेटिस्फाई नहीं कर सकता? ये थॉट प्रोसेसिंग था। फिर डी ब्रोगली ने उसे बाद में मैथमेटिकली रिलेट भी किया। According to de Broglie concept, when any particle is moving, it always move in the form of wave. जब भी कोई पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा है, हमेशा वेव के फॉर्म में मूव करेगा। पार्टिकल तो है, पार्टिकल के साथ साथ उसका जो मूवमेंट होगा, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और अगेन दिस इज वैलिड फॉर ऑल, बट significant for very small particle like electron, proton and neutrons. Is according to this concept, one train which is going from Nasik to Mumbai will not go in the straight path, it will go in the wave form. But उसका wave characteristics इतना कम होगा कि हम उस wave के form को observe नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा मास उतना कम wave characteristic होता चला जाएगा। ये significant होता है जब हम चले जाते हैं एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पर। Dual nature of matter. When any particle is moving, it always moves in the form of wave, that is we can define its wavelength. वो हमेशा वेव के फॉर्म में मूव करेगा, हम उसका वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है वेवलेंथ क्या होता है? Wavelength, if this is a wave, the distance from here to here is wavelength. ये wavelength होता है one complete circulation cycle, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल एंड सो ऑन। So एक साइकिल में जितना भी डिस्टेंस से मूव किया, there is wavelength. It can also be defined as distance between two bottommost point, और ये bottommost point को कहा जाता है top. Distance between two nearest topmost point, this is called crest. So ये सारे डिस्टेंस है, एक साइकिल का ले लो, दो टॉपमोस्ट पॉइंट का ले लो, दो बॉटममोस्ट पॉइंट का ले लो, all these distances are same and they are called wavelength, denoted by this sign called lambda. Clear? So हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो उसका एक वेव कैरेक्टरिस्टिक भी होगा। Now the question is, हमने ये तो बोल दिया वेव कैरेक्टरिस्टिक है, what is the value of this wavelength? वो क्या होता है? So E equal to mc square, एक ये इक्वेशन हमारे पास। क्लियर? ये इक्वेशन कहां से आई है हमारे पास? किसने सजेस्ट की है? आइंस्टाइन। बट आइंस्टाइन इस इक्वेशन के, अच्छा चलो आइंस्टाइन ने सजेस्ट की, सब कुछ हमने माना, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है इक्वल टू mc स्क्वायर? क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम का, उसकी हम मतलब उस पे क्या पोजीशन होते हैं और उस कारण हमारे जो मतलब चेंजेस होते हैं अराउंड, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? स्टिल मुझे थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट आंसर जैसा मैं सुनना चाहता हूँ वैसा नहीं मिला।
सर उन्होंने एनर्जी को मास में कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया था। एग्जैक्टली, एनर्जी मास कन्वर्जन फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि इस सब्सटेंस का मास है मतलब इतना एनर्जी, दैट डजंट मीन दिस थिंग। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट एनी मास इनटू एनर्जी व्हिच हैपेंस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। if mass converted into energy then the energy of that mass will be this। दोनों एक साथ नहीं होंगे, एनर्जी भी और मास भी। ये मास और इसका एनर्जी भी इतना, ऐसा नहीं है कि मास पूरा डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए हम तो इतना एनर्जी होगा। या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ सर जो फोटोन है, जो लाइट रेडिएशन से, जो सन से रेडिएशन आ रही है, जिनका एनर्जी है, क्या उन्हें भी मास में कंसीडर किया जा सकता है? यस, इफ यू कंसीडर दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मास, उन्हें भी मास में कंसीडर किया जा सकता है। और उसके कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन भी लिए गए। व्हेन यू हैव वेरी हाई इंटेंसिटी टॉर्च, हमने एक पेपर को ऐसा हैंग किया, क्लियर, और उस पर हाई इंटेंसिटी टॉर्च हमने जब फॉल की तो वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई, जिसने मोमेंटम प्रोवाइड किया और टिल्ट हो गया। तो ऐसा भी ऑब्जर्वेशन लिया गया है। इट इज द इक्वेशन टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास, मास इनटू एनर्जी। या बट अगेन ऐसा नहीं कि हम किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। जो कन्वर्ट होगा जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी सही है। अब जो फोटॉन्स है वो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का एनर्जी। तो photons which is a particle of any radiations, उनका एनर्जी कितना हुआ according to Planck's quantum theory। क्लियर, जो तुम पढ़ने वाले हो, शायद आज वो वीडियो लेक्चर देखोगे, जितना जल्दी वो देख लेना जिन बच्चों ने नहीं किया था। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक फोटोन का, एक पार्टिकल का, एक क्वांटा का एनर्जी कितना आता है, hc by lambda, where lambda is wavelength, h is Planck's constant, c is velocity of radiation, light radiation। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही फोटोन की एनर्जी, दोनों ही क्वांटा की एनर्जी, दोनों ही पार्टिकल की एनर्जी, दोनों ही अपनी जगह सही है। इन दोनों को ब्रोगली ने इक्वेट कर दिया। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर hc बाय लैम्डा। जब उन्होंने इन दोनों को इक्वेट किया, 1c कैंसिल हुआ, वेवलेंथ h अपॉन मास इनटू c, ये कुछ आया। h कांस्टेंट, मास ऑफ फोटोन, c वेलोसिटी ऑफ फोटोन। जब फोटोन है तो उसका वेवलेंथ ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव फोटोन, इफ यू हैव एनी अदर पार्टिकल, हियर मास इनटू c होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो यदि हमारे पास वो फोटोन नहीं है, दूसरा पार्टिकल है, तो दूसरा पार्टिकल का मोमेंटम ले लेंगे और उसका वेवलेंथ आ जाएगा। हियर फॉर एनी पार्टिकल lambda equal to h by p, h upon mass into velocity, mass of the particle into velocity of the particle, here which can also be written as under root 2mke। ये हमारे पास रिलेशन आ गया for any particle, wavelength is this, h is Planck's constant, p is momentum, and h upon under root 2mke। अब ke क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको इससे इक्वेट करके बताता हूँ, अंडर रूट 2mke हाफ mv स्क्वायर। क्लियर, ये 2 कैंसल, m into m स्क्वायर v स्क्वायर। so it is just a mathematical arrangement, under root of m square v square which is mv। so mv को रिप्लेस कर दिया under root 2mke। is that okay? यस सर के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मैं लिख देता हूँ, सारे टर्म्स लिख देता हूँ इसमें क्या है। सर सी भी वेलोसिटी है ना? c भी वेलोसिटी है, वही c वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास ऑफ लाइट पार्टिकल, दैट इज फोटोन।
ये भी वेलोसिटी लाइट का, ये भी मास लाइट का, तो मोमेंटम। अब इस मोमेंटम यदि लाइट नहीं कुछ और पार्टिकल है तो उस मोमेंटम को मास ऑफ दैट पार्टिकल बी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ये लाइट की वेलोसिटी है, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी। सर सर हमने वंडर 2m के ई से ही वो mv निकाला है ना, फिर उससे कन्वर्ट किया। हाँ, मतलब मास इनटू वेलोसिटी कैन बी रिटन एज दिस मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, और ये मैथमेटिकल अरेंजमेंट का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। सर वो पी मोमेंटम है ना? यस, P m into v momentum। हो गया कॉपी? यस सर। चलो सॉल्व करो। Find wavelength of a cricket ball moving at a speed of 144 km per hour of mass 200। H का वैल्यू मैं बता देता हूं। H is Planck's constant, जूल सेकंड इसका यूनिट होता है। यूनिट्स का ध्यान रखना है तुम्हें बस।
8.28 10 to the power minus 35 मीटर। काफी बच्चों का आया था आंसर, सही आया था। सर आपने 144 into 5/18 क्यों किया? क्या ये ऐसा यूनिट है? नो सर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1000 का मल्टीप्लाई, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया 3600, तो ये आता है 1000 by 3600 5/18। क्लियर? ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, अब तक नहीं हुआ है क्या? वेलोसिटी सर वो तो 9th 10th मतलब 5th 6th का पार्ट है सर। चलो इतना क्लियर है। यस नो बोलो जल्दी। यस सर। sir. इसमें एक दो फॉर्मूले और ऐड कर देता हूँ फिर आगे। Kinetic energy. This can also be written as Q into V. If any charged particle Q accelerated in potential difference V, then its kinetic energy will be Q into V. क्या हमें इतना याद है? ये किया था for all the student, right? न्यू के लिए भी नहीं समझ Yes, आएगा। सर अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो Q को E लिख दिया हमने, तो यहाँ पे 2m eV आ गया। क्लियर? H constant, mass of electron constant, electronic charge constant, वो सारा constant होता है 150। V potential difference involved, wavelength in angstrom can be written as under 150 by V for de Broglie concept। yeah? और ऐसा ही एक फॉर्मूला था wavelength in angstrom 12400 upon energy in electron volt, वो फोटोन के लिए था। अच्छा बहुत बार कंफ्यूजन ऐसा होता है, हम ये चेक नहीं करते फोटोन है या पार्टिकल है। पार्टिकल है तो हम इक्वल टू hc by lambda लगा देते हैं, इक्वल टू hc by lambda सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड है, लाइट के लिए रेडिएशंस के लिए वैलिड है, पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का ये फॉर्मूला यूज होगा। चलो क्लियर है यहाँ तक? एक दो क्वेश्चंस करते हैं अब हम। ये बुकलेट की स्कैन कॉपी भी शेयर की है ना मैंने ग्रुप पर, एक्सरसाइज की एटॉमिक की। yes sir. ठीक,
E1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E1। चलो मैं क्वेश्चन भी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली, या शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। E1 क्वेश्चन, E1 An electron in a hydrogen atom in its ground state absorbs 1.5 times as much energy as the minimum required for the escape. Again in you students नहीं होगा, बोर्ड्स मॉडल का कोई एप्लीकेशन है। What is the wavelength of the emitted electron? वैसे तो क्वेश्चन ऐसा है, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर डायरेक्ट बिना पेन चलाए भी बता सकते हो। आंसर विल बी 12.2 डिवाइडेड बाय 6.8 अंडर रूट 6.8, दैट्स इट। क्या मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा दूं अभी? यस सर। Electron A, we can use this formula lambda in angstrom 12.2 upon root of V। हमने सप्लाई किया है 1.5 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, जितना बाहर आने में लगता है वो भी दे रखा था, वैसे हमने नहीं भी दिया था तभी बता देता हूं। उसे बाहर लाने में लगा 13.6, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। एनर्जी सप्लाइड रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, रिमेनिंग कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करोगे 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। अब इस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6.8 वोल्ट। याद है हमने ऐसा लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट इज सेम। कैसा कुछ लिखा था हमने? यस सर। यस यहाँ पे 6.8 वोल्ट था, आंसर विल बी 12.2 अंडर रूट 6.8 इन एंगस्ट्रॉम। Is that सर okay? नहीं आया समझ में। किसको? सर विवेक। नहीं आएगा विवेक, तुम्हें आएगा नहीं अभी, ये नए बच्चों को नहीं आएगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसमें यूज किया है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम सभी, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। यस सर। और अगेन मैं फिर से बोलूं, थोड़ा सा एक वीक का नो डाउट स्ट्रगल रहेगा,
मतलब हम क्लास में बैठे हैं, चीजें आधी समझ में आ रही नहीं आई, बट वो हमारी खुद की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कवर अप करनी चाहिए। बट हाँ, पहले हम कवर अप करें फिर बैठना चालू करें तो बेटर है कि कहीं ना कहीं तो हमें एक बार तो थोड़ा सा वो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा जब भी हम ज्वाइन करेंगे। तो बेटर है कि अभी से करो जितना आ रहा है, अदरवाइज इवनिंग बैच में कुछ कंटेंट कवर होगा, कुछ वीडियो लेक्चर्स, सारे टीचर तुम्हें सिस्टमेटिकली बताएंगे कि कैसे कैसे तुम्हें क्या करना है। Okay. Shall I end the session now?